मुझे शराब पीने की आदत लग गई। बिना शराब के मैं ज़रा भी नहीं रह पाती थी। एक दिन ऑफिस से आते वक्त मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली, जिसकी वजह से मुझसे चला नहीं गया और मैं रोड पर गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ गुंडे उठाकर ले गए। उन्होंने मुझे एक बंद कमरे में ले जाकर सुला दिया और सभी बारी बारी से करने लगे। मुझे जानवरों की तरह नोचने लगे। तभी उनमें से एक लड़का मेरे साथ करने लगा। तभी मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम सानिया है। मेरी और मेरे बड़े भाई हेमंत की छोटी सी उम्र में ही हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद माँ ने ही हमारा पालन पोषण किया और उन्होंने ही हमारी पढ़ाई लिखाई करवाई। मैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी और हमेशा से ही मेरा मन पढ़ाई लिखाई में था, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात सुधर जाए। दरअसल मेरे पिताजी के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं थी, इसलिए माँ हमेशा से ही लोगों के खेतों में काम करके हमारा गुजारा करती थी और मैं अपनी माँ की इस मेहनत को बचपन से ही देखती आ रही थी। तो मेरे मन में एक जुनून था कि मैं भी मेहनत करके एक अच्छी ऑफिसर बनूं और मेरी माँ का यह सारा बोझ अपने कंधे ले लूं। मेरे बड़े भैया भी काफ़ी समझदार थे। वह भी मेरी माँ की और मेरी इज्जत करते थे, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह से मन नहीं था। इसलिए मेरी माँ उन्हें ज़बरदस्ती ही पढ़ाई लिखाई करवाती थी कि कुछ पढ़ लिख ले, ताकि किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम मिल जाएगा। इसी तरह हमारे दिन निकलते गए। अब एक रोज़ मैंने परीक्षा देकर घर पर आ गई। उसके बाद रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ को खेतों में काम करवा कर थोड़ा हाथ बंटा देती हूँ। तभी मैं माँ के साथ खेत जाने लगी तो मेरे भैया ने कहा कि नहीं, अब मैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ रहा हूँ। कोई अच्छी कंपनी में काम देख लूँगा, जिससे माँ को खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे नौकरी का रिजल्ट तो आने ही वाला है। अगर भगवान ने चाहा तो तू ज़रूर सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद तो हमारी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यही सब सुनकर मेरी माँ को भी बहुत खुशी हुई कि मेरे भैया अब कुछ काम करने में लग जाएंगे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे भैया एक रोज़ मिठाई का डब्बा लेकर घर पर आए। वह कहने लगे कि मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में काम मिल गया है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि एक दो दिन में इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे मिल गया। और फिर भैया तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में भी रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा अंग्रेज़ी भी नहीं आती है। तो फिर एकदम से ऐसे ही इतनी ज़्यादा सैलरी में काम कैसे मिल गया। लेकिन फिर मैंने अपने ही सर को हिलाया और मन में सोचा कि क्यों नहीं मिल सकता। मेरे भैया क्या किसी से कम है? और वैसे भी आजकल काम से दुनिया भरी पड़ी है, कोई काम करने वाला होना चाहिए। और इसी तरह हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भैया को बधाइयाँ देते हुए माँ समझाने लगे कि बेटा, अच्छी नीयत से और मेहनत से काम करते रहना, ज़रूर बरकत होगी तुम्हारी। खैर, यही सब सोचते सोचते दिन निकलते गए। अब मेरे भैया रोज़ाना घर पर आते तो नोटों की गड्डी लेकर आ जाते और वह गड्डी माँ के हाथ में थमाते हुए कहते हैं कि अब देखो माँ, आपका लाडला कमाने जो लग गया है। इतने सारे पैसे देकर हम लोगों को भी बहुत खुशी होती, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर बचपन से ही गरीबी देखी है। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम लोगों को 100 बार सोचना पड़ा था। और वैसे भी हमारी माँ ने हमारी कभी ज़रूरत तो खाली नहीं जाने दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में यह रहता ही था कि हम लोग अपने मन की चीज़ नहीं खरीद पाते। लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई में माँ ने किसी भी तरह की कमी नहीं रखी थी और शायद यही कारण था कि हम ज़्यादा कुछ अपने मन का नहीं कर पाए, क्योंकि जितने पैसे मेरी माँ जुटा पाती थी उनमें से हमारे घर का गुजारा और पढ़ाई लिखाई का खर्च ही निकल पाता था। लेकिन खैर, पुरानी बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो मेरे भैया लाखों में कमाने लगे थे। खैर, ऐसे ही एक दिन मेरी परीक्षा का भी परिणाम आ गया और मुझे अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। अब तो मेरी माँ बार बार भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि उनके दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और उन्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। खैर, अब ऐसे ही मेरा जॉइनिंग लेटर भी आ गया और सबसे खुशी की बात तो यह थी कि मेरी जॉइनिंग हमारे शहर में ही हो गई।
अब मैं रोज़ाना ऑफिस जाने लगी और अच्छे से काम करने लगी। लेकिन मैं आज तक सारी बुरी आदतों से दूरी रखती थी, लेकिन अब उसके बाद जो मुझे एक आदत लगने वाली थी वह शायद सबसे गंदी थी और मैं इस चीज़ को समझ भी नहीं पाई थी। इसीलिए एक रोज़ हमारे ऑफिस में एक पार्टी का आयोजन रखा गया। काफ़ी बड़ी पार्टी होने की वजह से बड़े बड़े लोग पार्टी में इनवाइट किए गए और अच्छे से पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तो उसी बीच कुछ लड़कियों ने मुझे भी शराब का गिलास दे दिया। मैंने थोड़ा सा गिलास पीने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी और ज़्यादा पी ली। उसके बाद मेरे बॉस ने कहा कि अब हमारे ऑफिस में 7 दिनों तक लगातार पार्टी का आयोजन चलेगा, क्योंकि वह किसी काम के लिए किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बड़े लोगों को पार्टी देनी थी। तो हम ऑफिस में सारे काम करने वालों को भी वहीं पर इनवाइट किया गया। इस वजह से रोज़ाना शराब पीने की वजह से मुझे आदत लग गई और मैं रोज़ाना ऑफिस से आते वक्त थोड़ी सी शराब पीकर घर आने लगी। भैया भी काम से लेट ही आते थे। उन्हें तो रात के 12 o'clock से 1 o'clock भी बच जाते थे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ जाती, इसलिए खाना खाकर सो जाती और माँ भी मेरी इन सब हरकतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें बस मुझ पर विश्वास था कि मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि शराब की लत गलत है। मुझे किसी चीज़ की समझ न थी। मैं तो बस रोज़ ऑफिस से आने के बाद थोड़ी सी शराब पीकर खाना खाकर सो जाती थी। शायद आदत अब मुझे पूरी तरह लग चुकी थी और इसके बाद में बिना शराब के रह भी नहीं पाती थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि शराब पीना सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस सब चीज़ों को समझ नहीं पाती थी और अब की जनरेशन के अनुसार से जीने लगी। तभी एक रोज़ हमारे दूर के रिश्तेदार हमारे घर पर आए और मेरे भैया की रिश्ते की बात करने लगे। वह कहने लगे कि हमारी नज़र में एक सुंदर और संस्कारी लड़की है। अगर आप लोग कहते हो तो हम लोग हेमंत का रिश्ता उसके साथ करवा देते हैं। तभी मेरी माँ कहने लगी कि मैं अपने दोनों बच्चों की एक साथ ही शादी करूँगी और सानिया अभी नौकरी लगी है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती। इसलिए हम लोग हेमंत का भी कुछ समय तक रिश्ता नहीं करेंगे। जब यह दोनों तैयार हो जाएंगे उसके बाद ही करेंगे। लेकिन तभी मैंने माँ से कहा कि माँ मेरी तो छोड़ो, मैं तो जब कभी अपने आप कर लूँगी, और वैसे भी मेरी उम्र और भैया की उम्र में कितना फ़र्क है। भैया मुझसे 5 साल बड़े हैं। अगर उनकी शादी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इतने में हेमंत भैया भी आ गए। माँ ने उनसे बात की तो भैया ने कहा कि जैसे आप लोगों को ठीक लगता है वैसे ही कर दीजिए। तभी माँ ने कहा कि ठीक है, हम लोग हेमंत के लिए वह लड़की देख आएंगे। अगर हमें पसंद आती है तो हम इसका रिश्ता तय कर देंगे। खैर, ऐसे ही हम लड़की देखने के लिए चले गए। मेरी होने वाली भाभी का नाम सौम्या था। सौम्या काफ़ी सुंदर और सुशील थी। भैया को भी सौम्या काफ़ी पसंद आई और इस तरह उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया और शादी की तारीख भी रख दी गई। लेकिन मुझे शादी की खुशी के साथ साथ एक दिक्कत और सताने लगी कि मैं जब भी ऑफिस से घर आती हूँ तो आते समय थोड़ी शराब का सेवन करके घर पर आ जाती हूँ और सो जाती हूँ, जैसे किसी को भी पता नहीं चलता। और इस कदर आदत मुझे यह लग चुकी थी कि अब छूटनी भी मुश्किल थी। मैं चाह कर भी बिना शराब के नहीं रह सकती थी। लेकिन शादी में तो सब मेहमान आएंगे और मैं शराब भी नहीं पी पाऊंगी। पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तभी एक रोज़ ऑफिस में मैंने यह बात अपनी सहेली को बताई तो उसने मुझे सबसे महंगी शराब के बारे में जिक्र किया और कहा कि तुम यह पी लिया करो, जिससे तुम्हारे पीने का किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने उसकी बात मान ली और भैया की शादी को अच्छे से एंजॉय करने लगी और मैंने शराब भी पी है। इस बारे में किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे ही शादी हो गई और सौम्या भाभी का बड़ा ही ग्रांड से गृह प्रवेश करवाया गया और उन दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। भैया इतने ज़्यादा पैसे कमाते थे तो भैया भाभी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई और हम लोग अपने परिवार में खुशी से रहने लगे। तभी एक रोज़ मैं ऑफिस से आ रही थी तो मुझे शराब की तलब लगी और मैंने कुछ शराब खरीदी और अपनी गाड़ी के पास बैठकर ही पीने लगी।
आज मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चला और धीरे धीरे मेरे नशा चढ़ने लगा और मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। अब मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे पैदल ही घर की तरफ चल पड़ती हूँ, क्योंकि अगर गाड़ी को चला कर गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने कदमों को लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाई, क्योंकि शराब का नशा मुझे इतना ज्यादा हो गया था। इसीलिए मैं वहीं पर ही गिर गई और बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद कुछ गुंडे वहां पर आए। दरअसल मैं जब ऑफिस से बाहर निकली थी तो अपने पूरे चेहरे को मैंने कपड़े से ढक रखा था, क्योंकि उन गाड़ियों की धूल मिट्टी से मैं अपने चेहरे को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए ढके हुए चेहरे के साथ ही मैं सड़क के किनारे नशे में गिर गई और वो गुंडे मुझे उठाकर एक होटल के कमरे में लेकर चले गए और वहां पर जाकर सब लोग मेरे साथ बारी बारी से गंदी हरकत करने लग गए। कुछ देर बाद जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उस कमरे में पाया और वह लोग मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। मुझे जानवरों की तरह नोच रहे थे। मैंने अपने आप को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। अब मेरी आंखों में उस दर्द से ज़्यादा तो किसी और की बात का दर्द था कि मैंने शराब क्यों पी। अब मेरी आंखों से आंसू टप टप करके बह रहे थे कि मैंने यह गंदी लत क्यों लगा ली। अगर मैं शराब की लत ना लगाती तो मेरे साथ यह न होता, और मैंने यह शराब की लत लगाने के बाद इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि मुझे कुछ होश ना रहा और मैं इन सब दरिंदों का शिकार हो गई। अब तो मुझे अपने खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मैं इतनी संस्कारी माँ की बेटी होकर इतने गंदे नशे में कैसे पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे चेहरे से वह दुपट्टा हटाया और मेरे मुंह पर टेप लगा दी ताकि मैं कुछ भी ना बोल पाऊं। अब तो मैं कुछ भी कर भी नहीं पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दरिंदों से कैसे पीछा छुड़ाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो इन लोगों की हवस का शिकार बन ही चुकी हूं। अब मेरे हाथ में कुछ ना बचेगा। मैं बार बार भगवान को याद कर रही थी कि किसी भी तरह मेरी मदद कर दी जाए। अब मुझे अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा था कि मैंने यह शराब की लत क्यों लगा ली, जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ गया। मैं बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा ना हुआ। जब उन दरिंदों ने पूरी तरह से अपनी हवस की प्यास मिटा ली तो उसके बाद कमरे में एक और लड़का आया, जिसके हाथ में शराब की बोतलें थीं। उसे देखते ही तो मेरी रूह कांप गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था और वह लड़का भी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई ही था। हेमंत मुझे अचानक वहां ऐसी हालत में देखकर खुद को संभाल ना पाया और उसके हाथ से शराब की बोतलें गिर गई और वह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए वहीं पर खड़ा खड़ा सन्न रह गया। तभी मैं अपने बिस्तर से उठी और अपने कपड़े पहनते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में पूरे होटल के लोग वहां इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने जब यह हालत देखी तो पुलिस को बुला लिया और वहीं पर मेरी माँ और भाभी भी आ गई। सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दरिंदों के साथ में होटल में क्या कर रही हूँ और भैया भी इस कदर यही हैं। माँ बार बार हम दोनों से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन ना मैं जवाब दे पा रही थी और ना ही भैया। तभी पुलिस उन गुंडों से बारी बारी पूछने लगे, लेकिन वह गुंडे कुछ बोलते हैं उससे पहले भैया ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि दरअसल मुझे कोई भी बड़ी कंपनी में काम नहीं मिला था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि हम लोग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करेंगे और उनकी इज्जत को लूटेंगे। उसके बाद उनकी वीडियो बनाकर उन्हें दिखाएंगे और वह वीडियो वायरल होने का डर दिखाकर लड़कियों को धमकी देकर उनसे पैसे लूटेंगे। इस कदर हम लोग यह काम रोजाना करते थे। हर एक लड़की को रोज अपनी हवस का शिकार बनाते और उसे वह वीडियो दिखाकर उससे पैसे लूटते और वह पैसे आपस में बांट लेते। मैं वही पैसे आज तक आपको ले जाकर घर पर देता था
और हम लोगों ने इसे भी रात को इसे सड़क के किनारे पड़ा पाया। मेरे दोस्त इसे यहाँ उठा लाए। उस समय मैं शराब लाने के लिए चला गया और इन लोगों से बोल दिया कि आप लोग उस लड़की को साथ में ले चलो, क्योंकि इसने अपना पूरा चेहरा कपड़े से ढक रखा था तो मुझे इसकी शक्ल पहचान में नहीं आई, और वैसे भी रात का समय था। इसलिए मैं तो शराब लाने के लिए चला गया और यह लोग इसे होटल में ले आए। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी बहन है। जैसे ही मैं इस होटल में पहुंचा तब मुझे पता चला। अब भैया की ऐसी हरकत सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने भैया को एक थप्पड़ लगा दिया और मन में अफसोस करते हुए बोली कि तुमने आज तक न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें तो माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। पुलिस उन लोगों को पकड़कर ले गई। अब मेरी भाभी ने भी मेरे भैया को डाइवोर्स दे दिया और अपने पीहर चली गई। अब मेरे मन में अपनी शराब की लत के दुख के साथ साथ यह भी खुशी थी कि मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की जान बचा दी। और अगर मैं इस हाल में नहीं जाती और शराब के नशे में सड़क के किनारे ना गिरती तो भैया न जाने कितनी लड़कियों के साथ और इज्जत का खिलवाड़ करते, और उनकी यह सच्चाई आज तक हम लोगों के सामने ना आती। खैर, यही सब सोचकर मैंने अफसोस भरी सांस ली। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।